नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ करसा इस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो नया टॉपिक जैसे मैंने बताया था, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज का टॉपिक मिट्टी एवं वनस्पति है। मिट्टी एवं भारत की वनस्पतियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको आप लोग देखिएगा। कल का टॉपिक मैं बता दूं कि दरअसल काफ़ी लंबे समय से ज्योग्राफी के वीडियो बनाए जा रहे थे। कई लोगों का मानना था कि थोड़ा अदर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की जाए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वर्ड मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी तो चल ही रही थी, साथ में थोड़ा सा एशियन हिस्ट्री के एक दो टॉपिक शुरू किए जाएँ, उनके भी टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, कल सुबह 11 बजे जो टेस्ट आने वाला है वो मौर्य शासन पे आएगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मौर्य साम्राज्य आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मौर्य वंश पूरी आप उसका शासन प्रशासन वगैरह जितने भी मौर्य से और टोटल प्रश्न मौर्य से ही रिलेटेड होंगे, आप लोग उनको पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जैसे आएगा तो गुप्त वंश पे आ जाएंगे हम। उसके बाद में जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछ लेंगे। मेडुअल हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक पे बाद में आएंगे, जैसे मैं गुलाम वंश दे दूंगा और इसी तरीके से अन्य अन्य वंशों पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो उसी तरीके से फिलहाल देखते हैं कल। बाकी ऐसा नहीं ज्योग्राफी छोड़ दी जाएगी, ज्योग्राफी के भी आगे वीडियो आएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन कल का जो टॉपिक है वो मौर्य वंश आप लोग तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वो भी पूरा लगभग कुछ क्वेश्चन बना भी लिए गए, बाकी अभी आज कंप्लीट हो जाएंगे, कल तक आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। निम्न में कौन सा वृक्ष आपको तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में नहीं मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना, बताइए। तो इसमें से देखिए, आपको तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तो कौन सा नहीं, स्प्रूस नहीं मिलेगा। स्प्रूस थोड़ा सा कह सकते हैं ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, तो पहले का ए सही है। दूसरा, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप लोग बताइए निम्न में कौन सा कथन है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अवसादों से होता है, पहला तथ्य है। उसके बाद में नीचे लिखा गया बाढ़ के स्तर के ऊपर बांगर मृदा पाई जाती है। बताइए कौन सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अवसादों से होता है। सही बात है, नदियों के अवसादों से जलोढ़ मिट्टी बनती है। और खैर आप देख सकते हैं सिर्फ नदी की बात हम नहीं कर सकते हैं, बनती नदी से, मुख्यतः नदियों से। बाकी आप देखेंगे तो आपको तटीय क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियों के साथ साथ जो कह सकते हैं कि जो सागर होते हैं उनसे भी थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी बन सकती है। बाढ़ के स्तर के ऊपर बांगर मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि आप जान रहे खाद बाढ़ का जो स्तर है, लेवल है, उसके ऊपर बांगर पाई जाती है, क्योंकि जो उसके स्तर तक तो खादर होती है, तो उसके ऊपर जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, अनुपजाऊ मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया हुआ है भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। दूसरा, लाल मिट्टी की संरचनात्मक विशेषता सरंध्रता एवं भुरभुरापन है। सरंध्रता मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। भुरभुरापन मतलब कि आप अगर जो फेंक दे तो सभी मिट्टी कड़ी दे तो फैल जाएंगे, तो उस तरीके के। बताइए सही है कोई गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे तो सही है। भारत में सर्वाधिक सबसे पहले जलोढ़, फिर लाल है, फिर काली है, फिर लेटराइट है। तो उसी तरीके से मिट्टियों में दूसरी जो है वो लाल मिट्टी है, सही बात है। और लाल मिट्टी की संरचनात्मक विशेषता सरंध्रता एवं भुरभुरापन में, सही बात है कि उसमें रंध्र वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और भुरभुरापन भी खूब होता है। जहाँ थोड़ी बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दूसरा दोनों सही है। फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। हिम क्षेत्रों में मृदा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। दूसरा, हिम क्षेत्रों में साधारणतया मृदा अपरदन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए कौन सा सही कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे तो इसका पहला वाला तथ्य देखिए, हिम क्षेत्रों में मृदा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त, तो गलत है। आपको हिमालयी क्षेत्रों में कृषि कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। कृषि कार्य के लिए वहाँ की मिट्टी उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, कृषि वगैरह नहीं की जा सकती। दूसरा, हिम क्षेत्रों में साधारणतया मृदा अपरदन नहीं हुआ है, तो ये बात सही है। साधारणतया मृदा अपरदन आपको हिम क्षेत्रों में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। क्वेश्चन 5 है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 20 है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है यूफोर्बिया की लकड़ी से रेल के कोच बनाए जाते हैं, मतलब कि रेल के कोचों में इसका यूज होता है, पहला तथ्य है। दूसरा है मैंग्रोव वनस्पति लवणीय जल में उगती है। बताइए कौन सा सही कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका उत्तर आप देखेंगे तो कौन हो जाएगा, यूफोर्बिया। पहली बात तो यूफोर्बिया नागफनी का पौधा है, इसका तो लकड़ी से आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यूफोर्बिया तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, रेल कोच किसी तरीके की लकड़ी का कोई यूज ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पहला तो गलत। दूसरा मैंग्रोव वनस्पति लवणीय क्षेत्रों में उगती है, मतलब जहाँ पर नमक ज़्यादा हो, मतलब पानी में क्या हो कि थोड़ा सा मिट्टी में नमक वगैरह ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे उगती। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है, मतलब दूसरा वाला तो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। तो ऑप्शन जैसे आपके सामने दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए है, लाल मिट्टी। ग्रेनाइट में आप देखेंगे लोहा वगैरह पाया जाता है चट्टानों में, ग्रेनाइट की चट्टानों में, और उसमें लाल रंग भी होता है। और ये ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से ही, मतलब अक्षय अपरदन की प्रक्रिया के दौरान ही लाल मिट्टी बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो अवैज्ञानिक फसल चक्र से मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। दूसरा है उत्तर भारत में गेहूँ चावल की पुनरावृत्ति खेती से मृदा की उर्वरता का ह्रास हुआ है। आप लोग बताइए, उत्तर दीजिए इसका, फिर मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दिया जाए अवैज्ञानिक फसल चक्र से मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। सही बात है कि आप अगर जो सिर्फ चावल और गेहूं की खेती करते रहेंगे, दलहनी फसल वगैरह नहीं उगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसमें ह्रास होगा। दूसरा है उत्तर भारत में गेहूं चावल की पुनरावृत्ति खेती से मृदा की उर्वरता का ह्रास हुआ। ये भी सही बात है कि उत्तर भारत में आप देखेंगे तो सिर्फ गेहूं और चावल की मुख्य खेती की जाती है। वहाँ पर फसल चक्र को सही ढंग से नहीं अपनाया जाता है। गेहूं की फसल लगा दी गई, उसके बाद में आप देखेंगे तो जायद की फसल वगैरह का जायद होता है उसका नहीं उगाई जाती। इस समय देखेंगे सब खेत वगैरह पूरे खाली पड़े हुए हैं, गेहूँ कट चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में क्या है कि जैसे आप देखेंगे तो खेती वगैरह की जाती है, जैसे किसी ने सब्जियां वगैरह उगा दी हैं, या जैसे कि उत्तर भारत में पेपरमिंट का सीज़न है, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है कि आप देख लीजिए, चाहे पश्चिमी यूपी में देख लीजिए, चाहे आप पूर्वांचल की साइड चले जाए, इस समय देखेंगे सभी खेत बिल्कुल बंजर से पड़े हुए हैं, वहाँ पर खेती वगैरह नहीं होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो मृदा की उर्वरा शक्ति है उसका जो यूज होता है नहीं हो पाता है सही से, उर्वरा शक्ति उसकी कम होती चली जाती है। इसलिए देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर लागत में क्या होती है, बढ़ती चली जाती है किसानों की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही है वो सी वाला सही है, 1 और 2 दोनों। क्योंकि तब क्या किया जाता है कि रासायनिक या कार्बनिक खादों का यूज करना पड़ता है कृषि के लिए, इससे लागत क्या होती है किसानों की बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है काली मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता है। दूसरा है काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए, कौन से कौन गलत, कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता है, ये बात सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, गलत है कि नाइट्रोजन इसमें नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन वहाँ में काली मिट्टी ज़मीन के अंदर से आई है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन उसमें नहीं। दूसरा काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, ये बात सही है कि जल धारण की क्षमता बहुत होती है, गीली बहुत जल्दी हो जाती है, उस पर ठोस मतलब सूख जाती है तो काफ़ी कठोर भी होती है। जल धारण की क्षमता काफ़ी ज़्यादा इसमें पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी सही है, पहला वाला जो है गलत है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनपीपी कहाँ सर्वाधिक होती है, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पे सर्वाधिक हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वनों में क्या होता है कि प्राथमिक उत्पादकता जितने पौधे वगैरह होंगे वहाँ पर क्या देखेंगे, जो जैव रासायनिक चक्र है काफ़ी ज़्यादा चलता है, वहाँ पर जैविकता ज़्यादा है, इसलिए उत्पादकता भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही है। उष्णकटिबंधीय वन दलदल, कोरल रीफ, रेगिस्तान ये नहीं है, उनकी तुलना में उष्णकटिबंधीय वनों में उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें महोगनी जो है वो हिमालयी प्रदेशों में नहीं पाया जाता है। ये कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या कहेंगे तो मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, दलदलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? दलहनों में, जो दलहनी फसलें उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, बताइए। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो बी सही है, मोलिब्डेनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है, मोलिब्डेनम। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन शामिल नहीं है? उत्तर दीजिए आप लोग। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में नाइट्रोजन शामिल नहीं होता है। नाइट्रोजन बाकी जो है मैग्नीज, बोरान वगैरह ये सब सूक्ष्म तत्वों में आते हैं। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। दूसरा है, इसमें टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। तो सही बात है, लेटराइट मिट्टी का रंग भी लाल होता है। और इसमें टेपियोका और काजू वगैरह की खेती, क्योंकि ये छोटे पौधे नहीं होते, बड़े होते हैं, इसलिए आप जान रहे हैं कि जो लेटराइट मिट्टी होती है काफ़ी निछालित होती है। अधिक वर्षा होने की वजह से इसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल में कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन जो बड़े पौधे हैं उनकी जड़ें नीचे तक चली जाती है और वहाँ पर उनको खनिज लवण वगैरह मिल जाता है और पौधे काफ़ी तेज़ी से वृद्धि भी करते हैं। काजू वगैरह, टेपियोका है, ये सब पेय पदार्थ ही हैं टेपियोका, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं? कण का नाम और व्यास दिया गया है, आप लोग बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। और इसमें एक तरफ कण का नाम, व्यास मिलीमीटर में दिया गया है, आप लोग बताइए। ये थोड़ा हो सकता है अजीब लगे प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके के प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया प्रश्न। इस प्रश्न को देख घबराने की जरूरत नहीं है, इसको लेकिन नोट कर लीजिएगा इसमें जरूर। इसमें देखिए दिखा है बारीक बालू है, बारीक बालू के सामने 0.5 से 0.25 इसका व्यास दिया गया है मिली mm। तो ये नहीं है, क्योंकि इसका जो व्यास होता है 0.10 से 0.25 होता है। तो इसका जो व्यास जो है 0.10 से 0.25 है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, ये इसका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ आएंगे। केंद्रीय वन आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए। केंद्रीय वन आयोग का गठन कब किया गया था? केंद्रीय वन आयोग का गठन 1965 में किया गया था। 16 का भी सही है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। जो लोग हैं लाइव ब्लॉगर, आप लोग उत्तर देते रहिए, आप लोग उत्तर दीजिए। और हाँ, प्रश्नों के उत्तर देते समय पहले का अगर जो बी सही है, दूसरा सही है, ए बी सी डी जो भी उत्तर दे रहे हैं रिपीट मत कीजिए। एक बार बी लिखिए, 1 का बी सही है, 2 का सी सही है, 3 का ए सही है। तो ए लिखिए, बार बार ए करके मत लिखिए, 4 बार 5 बार रिपीट मत कीजिए। रिपीट करने पे वो फिर शो नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर दिया कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। वन महोत्सव प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई मनाया जाता है। तो इसका 17 का ए ऑप्शन सही है, बाकी के सब गलत हैं। फरवरी का द्वितीय रविवार, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 का सिर्फ ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सुमिलित नहीं है, आप लोग बताइए कौन सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 का डी सुमेलित नहीं, लेटराइट मिट्टी पंजाब में कहाँ पाई जाती है? ये तो हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों में, मतलब कि आप देखेंगे तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इधर मेघालय वगैरह के क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप केरल के क्षेत्र में ले लीजिए, वहाँ पे आपको दिखेगी। 18 का जो है वो डी सही है, लेटराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाई जाती है। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा हो, क्योंकि वीडियो अपलोड तो की जाती है 1080 पिक्सल में ही, क्योंकि इसमें लॉकडाउन का समय है पूरे वर्ल्ड स्तर पर, तो कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन वगैरह जारी की गई, इसलिए आप यूट्यूब पर HD वीडियो नहीं देख सकते हैं। यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, डाटा की कमी को देखते हुए, ताकि कमी ना आए इस वजह से आपको HD वीडियो नहीं दिखते हैं, लेकिन इसके बाद में आप उसको HD वीडियो दे सकते हैं। मैक्सिमम क्वालिटी 480 पिक्सल है। अगर जो आपको वीडियो साफ़ नहीं दिखता है तो आप 480 पिक्सल को आप वीडियो लगाइए। बाकी अपलोड 1080 में ही की जाती है, लेकिन चूँकि अब जैसे मैंने बताया इस वजह से आपको वीडियो हो सकता है साफ़ ना दिखे। तो ये सभी वीडियो पर लागू है। इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुई हैं सभी वीडियो जो हैं वो 480 पिक्सल पे ही चल रही है, याद रखिएगा। और कोई भी वीडियो ऐसा नहीं, मेरा चैनल जितने भी यूट्यूब पे जितने वीडियो पड़े सब 1080p पे कोई नहीं चल रहा है। सभी की जो लिमिट है वो 480 पिक्सल ही तय कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? बताइए। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का 20 है ये। बाकी आप लोग बताइए कौन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको सुमेलित है, कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। वनस्पति और वार्षिक वर्षा दी गई है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। दूसरा है मरुस्थलीय वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। बताइए कौन सुमेलित, पहला, दूसरा, पहला या इनमें से कोई नहीं सुमेलित है? तो इनमें दोनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर सी का पहला, दूसरा। देखिए कोई एग्जैक्ट मापन नहीं है कि 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। 250 सेंटीमीटर होती 300, 400, 500 या हो सकता है 190 ही हो रही हो। तो वहाँ पर लगभग आपको देखने को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति 210, 220, 230, 240 लगभग उसी तरीके की वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग उत्तर दीजिए, मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3, 4 सब इस तरीके से बताइए। जैसा मैंने आपको बताया कि मैनग्रोव वनस्पति जो होती है वो दलदली क्षेत्रों में उगती है, या कह कि तटीय प्रदेशों में, ऐसे तटीय प्रदेशों में उगती है जहाँ पर क्या होता है कि खारा पानी उगता है, और यह नदी का डेल्टाई क्षेत्र होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान का कोई तटीय क्षेत्र तो है नहीं, तो वहाँ पर ये मिट्टी मतलब ये वनस्पति नहीं पाई जाती। तो 21 का जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3, 4 सही हो जाएगा। 21 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है कि हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। बताइए कौन सही है कौन गलत है। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में गलत है, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में ह्यूमस वगैरह नहीं पाया जाता है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत आपको स्टडी वगैरह उस पर हुई है, ऐसा बताया गया है कि हिमालय के क्षेत्रों में मछलियों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पहले टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर से क्या हुआ कि जब वो धीरे धीरे उठा तो ऊपर उठता चला गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसमें अभी भी जो टेथिस सागर में मछली हुआ करती थी उनके अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सही है, लेकिन ये इतना नहीं कि ह्यूमस बना सके। तो ह्यूमस वगैरह हिमालय की मिट्टी में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ह्यूमस वहाँ पे कैसे आएगा, जब कोई चीज़ सड़े गलेगी तभी तो ह्यूमस बनेगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये बात सही है कि हिमालय का सर्वाधिक क्षेत्र आपको वनाच्छादित ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तथ्य के आधार पर भी कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है। पहला, सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा, स्थानीय निवासी सुंदरी वृक्ष का उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं।
तो सुंदरी वृक्ष मतलब मैनग्रोव वनस्पति ही वृक्ष पश्चिम बंगाल, यही बात सही बात है। पहला ऑप्शन जो है वो सही है, सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरा है कि स्थानीय निवासी सुंदरी वृक्ष का उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं, ये भी बात सही है क्योंकि इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा सही है बताइए। वन, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग जान रहे होंगे, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही है। कल का टेस्ट जैसे मैंने बताया आपको, कल का टेस्ट होने वाला है मौर्य वंश का, आप लोग मौर्य वंश पढ़िएगा, प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश के बारे में कल टेस्ट आएगा। सुबह के 11 बजे, टाइमिंग में कोई हेरफेर है नहीं, सुबह के 11 बजे वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा सुबह 11 बजे देखने के लिए मौर्य वंश। 25 प्रश्न आएंगे, आप लोग आज अपना पूरा दिन पढ़िएगा, तो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मौर्य वंश होने वाले हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि हिस्ट्री के कुछ सेक्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मौर्य को ले लीजिए, गुप्त ले लीजिए, ये सब सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनसे परीक्षाओं में बार बार बहुत प्रश्न, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, हर सभी का एक एक टेस्ट बनाया जाएगा। और हाँ, ज्योग्राफी को छोड़ा नहीं जाएगा, बीच बीच में टेस्ट ज्योग्राफी के भी आते रहेंगे टॉपिक वाइज, लेकिन जो टेस्ट होगा उससे पहले आपको वो उस टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा। मैं बता दूँ, कल जो होगा वो मौर्य वंश होगा, उसके नेक्स्ट डे जो होगा वो गुप्त वंश पे टेस्ट लाया जाएगा, उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह जैसे होगा उसके बारे में टेस्ट बनेगा। लेकिन कल का टेस्ट मौर्य वंश है, आप लोग आज पूरा दिन मौर्य वंश को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा, पढ़ने बैठेंगे तो 1-2 घंटे का काम है। मौर्य वंश आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसलिए उसको अच्छे से पढ़िएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं और आपको यहीं पर छुट्टी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है, तो आप लोग बताइए और आप लोग उत्तर दिया कीजिए। पौधे गुरुत्वीय जल का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है, मृदा का स्वरूप चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है। बताइए कौन सही कौन गलत है। आपको बता दूं कि जब आप हैंडपम्प चलाते हैं तो उससे जो पानी आता है वो कौन सा होता है, वो गुरुत्वीय जल ही होता है नीचे से, लेकिन पौधों की जड़ें इतनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती और वो जल का प्रयोग नहीं कर सकती, तो गुरुत्वीय जल का प्रयोग तो नहीं करते हैं, ये तो सही बात हो गई। दूसरा है कि मृदा का स्वरूप चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सही बात। जैसे मैंने बताया ग्रेनाइट चट्टान है उस क्षेत्र में जहाँ पर जो चट्टानें पाई जाएंगी, क्योंकि आप जान रहे हैं चट्टानों से ही टूट टूट कर क्या बनती है, मिट्टी बनती है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी में मिट्टी के ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग उसको देखिएगा। चट्टानों की प्रकृति पर ही निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी होगी। ग्रेनाइट की चट्टान है तो लाल मिट्टी होगी, बेसाल्ट की चट्टान है तो काली मिट्टी होगी। उसी तरीके से सब कुछ चट्टानों की प्रकृति पर ही निर्भर करता है कैसी मिट्टी होगी। तो इसमें देखेंगे तो और, लेकिन फिर पौधे अगर जो गुरुत्वीय जल का प्रयोग नहीं करते हैं तो कौन से जल का प्रयोग करते हैं, वो केशिकत्व जल का प्रयोग करते हैं। केशिकत्व जल का प्रयोग पौधे खूब करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही हो जाएगा। और मैं बता दूं कि गुरुत्वीय जल का प्रयोग तो नहीं करते हैं, साथ साथ में आप देखेंगे कि जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में सूखा बहुत पड़ रहा है और उस जब सूखा ज़्यादा पड़ने लगता है तो क्या करते हैं पौधे, जो कैपिलरी जो होती है, मतलब जो केशिकत्व की वजह से पानी जो होता है ऊपर आता है, पानी के साथ हम खनिज लवण वगैरह ऊपर आते रहते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें क्या होता है, खनिज लवण ऊपर आने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी जो होती है उसकी खारापन उसका ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त धीरे धीरे होने लगती है। और चूँकि जब नहरों से और ट्यूबवेल के जरिए क्या किया जाता है कि जब सिंचाई की जाती है तो उससे भी नीचे के जो खनिज तत्व हैं वो सब आकर के मिट्टी में आ जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हुई, मान लीजिए जो वो मिट्टी थी वो तो सूख गई, सूखने की वजह से जो उसके खनिज लवण हैं वो वहीं पर उस मिट्टी में ऊपर ही रह जाते हैं। क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो धुलाई उसकी हो नहीं पाती है, घुलते भी नहीं। इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती उन क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में आप देखेंगे वहाँ पर खारापन मिट्टी में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये सब बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन सही है। तो आज का टेस्ट अब यहीं पर ख़त्म हुआ, मिलेंगे कल टेस्ट में। कल का टेस्ट जैसे मैंने बताया मौर्य वंश आप लोग रेडी करके रखिए। बाकी इस टेस्ट सीरीज में बहुत ढेरों सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, 35-40 के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, आप लोग जा करके देखिए। सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको नोट कर लीजिए, उनकी महत्ता को समझिए। अंत में हमें ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप बताएंगे तो एक चीज़ों का आइडिया लगेगा कि आप कितने सही कर पाएँ। जो गलत हो रहे हैं उनके लिए सेम स्ट्रेटजी अपनाइए, उनको आप नोट कर लीजिए, नोट करके उसको सही करने की कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे कल सुबह 11 बजे, टेस्ट की टाइमिंग वही है मौर्य वंश के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग मौर्य वंश तैयार कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।